नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बेरोड से अपनी ई व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आज एक नया विषय पढ़ेंगे और इस विषय का नाम है आधुनिक काल। हम जानते हैं कि पूर्व के जो काल हैं उनमें हमारे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और हमारा अंतिम काल है आधुनिक काल, और उसी पर हम आगे बढ़ चुके हैं। आधुनिक काल तक आते आते पूर्व के जितने काल हुए हैं उनके विषय में आपको जानकारी हो गई है और अब हम आधुनिक काल के विषय में आगे बढ़ेंगे। आधुनिक काल का बच्चों, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, आधुनिक काल का समय सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है और आगे आज तक बढ़ता है। सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ होना और आधुनिक काल उसे मानना, ये सभी विद्वानों का एक मत रहा है। किसी ने भी उसे आगे 1800 से, 1700 से या बाद में 20वीं ईस्वी से नहीं माना है, लेकिन ऐसा करने के पीछे भी अनेक कारण रहे हैं। तो जैसा कि अब आगे शुरू करते हैं हमारे ई व्याख्यान में, रीतिकाल की समाप्ति के बाद देश में अनेक प्रकार के परिवर्तन आने लगे। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर सभी परिस्थितियां किसी भी काल को लाने में जिम्मेदार होती हैं। अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य के प्रकांड पंडित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी एक मत में इन सभी परिस्थितियों को हिंदी के आधुनिक काल के प्रारंभ के लिए एक उपयुक्त अवसर माना है। उन्होंने माना, उन दोनों विद्वान के अलावा भी अन्य विद्वानों ने भी एक मत स्वर में माना, इतिहास के विशेषज्ञों ने भी माना कि 19वीं शताब्दी से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भारत में हमें दिखाई देते हैं और वे परिवर्तन सभी मिलजुल कर आधुनिक काल को जन्म देते हैं। एक प्राचीन सामंती वातावरण के प्रति एक उदासीनता का माहौल दिखता है और एक नव निर्माण की एक उदात्त परिकल्पना, एक जोशीली लहर हमें 19वीं शताब्दी में दिखाई देती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने उन सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ही आधुनिक काल की परिकल्पना की है। विश्व भर के देशों में, मतलब समस्त देशों में राजनीतिक परिवर्तन की लहर हमें दिखाई दी और उसमें धीरे धीरे एक आधुनिकता का समावेश होता चला गया। इस लहर में कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने जनसाधारण के मन को आंदोलित किया और एक सांस्कृतिक नव जागरण की लहर उत्पन्न की, और ये ही हमारे आधुनिक काल को एक गति देने का काम करते हैं। भारत के संदर्भ में हम देखें तो राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती का आर्य समाज सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख आधार रहे थे। आंदोलनों के इस लहर में, इतने आंदोलनों के बीच में हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाना मेरे ख्याल से एक मुश्किल कल्पना रही, लेकिन फिर भी साहित्य ने अपनी भूमिका अच्छे से निभा की और साहित्य ने उस समय मशाल जलाने का काम किया और आगे बढ़ करके जन आंदोलनों को आगे बढ़ाया। तो आधुनिक काल की अवधारणा, आधुनिक काल कैसे प्रारंभ हुआ और भारत में विश्व के सभी चीज़ों का कैसे प्रभाव बढ़ा, ये मैं आज आपको इस विषय में, इस व्याख्यान में बताऊंगी कि आधुनिक काल हम 1900 से क्यों मानते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि सन 1900 ईस्वी में विभिन्न विश्व पर और भारत पर विभिन्न प्रकार के जो आंदोलनों की लहर आई, उसके कारण हम 1900 से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते रहे हैं। तो आधुनिक काल की अवधारणा क्या है, आधुनिक काल का अभिप्राय क्या है, आधुनिक काल भी छोड़े तो अभी हम आधुनिकता का अभिप्राय क्या है ये देख सकते हैं। तो आधुनिकता से बच्चों एक बड़ी ही साधारण सी बात हमारे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने कही है कि अपनी आत्मकथा बसेरे से दूर खंड में उन्होंने ये कहा है कि आधुनिकता के नाम पर हमने पश्चिमी भोगवादी जीवन शैली और भौतिक उन्नति को ही अंगीकार किया है।
हमने पश्चिम की उदार एवं प्रगतिशील विचारधारा को जीवन में नहीं अपनाया, इसीलिए आधुनिक होते हुए भी हम पिछड़े हुए हैं। अस्तु आधुनिकता से हमारा नाता तभी जुड़ेगा जब नई जीवन दृष्टि, तर्कसंगत विचार और हम नई सोच को अपनाएंगे। हरिवंश राय जी बच्चन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक हम सोचने समझने की नई दृष्टि विकसित नहीं करेंगे, आधुनिकता नहीं आएगी। और 1900 ईस्वी में सोचने समझने की एक नई दृष्टि विकसित हो रही थी जन आंदोलनों के माध्यम से, और उसी ने ही हिंदी साहित्य पर भी प्रभाव डाला। इसलिए हिंदी साहित्य का आधुनिक काल हम 1900 ईस्वी से मानते हैं। और आधुनिकता को व्यापक अर्थों में देखने की आवश्यकता है। व्यापक अर्थों में जैसे कहा जा सकता है 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रगतियां बहुत ज़्यादा हुई, उनका भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, हमारे नज़रिए पर, हमारी जीवन दृष्टि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों ने हमारे धर्म संस्कृति और आचार विचार को प्रभावित किया। इन्होंने एक ओर तो विज्ञान ने जितने भी अंधविश्वास थे उन सबको खत्म किया और श्रद्धा के स्थान पर तर्क को जन्म दिया। हम तर्क कर सकते हैं, हम विश्लेषण कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, तो बनी बनाई रूढ़ी को हम तोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक आधुनिकता सन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुई। जो मानवतावादी मूल्यों ने हमारे अंदर जो दासत्व का भाव था, वर्ण भेद, सांप्रदायिकता, छुआछूत, ऊंच नीच के दृष्टिकोण को मिटाया, मानवीय समानता को स्थापित करना सिखाया। जो इन सब चीज़ों को अगर हम पढ़ते हैं तो वे सब आधुनिक बोध ही कहलाते हैं। इसलिए हम इस काल को आधुनिक काल भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो प्राचीन समय से चली आ रही जो परंपरा थी उसको तोड़ करके हम एक नई दृष्टि में विकसित हो रहे थे। इससे भी आगे बढ़े, आधुनिकता से अभिप्राय समकालीन युग बोध से भी है। यदि तत्कालीन समय में जो हमारी परिस्थितियां चल रही हैं उनको हम कितने बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, जो हमारे आसपास के लोगों के साथ घटित हो रहा है, जो उनकी पीड़ाएं हैं, जो उनके दुख हैं, मूल्य हैं, उनको हम अपने साहित्य में लिखते हैं। यानी हम एक ऐसी कल्पना से न रह करके जो अलौकिक है, ऐसी कल्पना से में न रह करके जो वास्तविक जीवन की जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनको लिख रहे हैं, वो भी आधुनिकता की श्रेणी में आ जाती है। तो ये भी एक आधुनिकता का बोध है। और एक बच्चों इसके साथ एक बहुत ही अच्छी बात ये भी ली जा सकती है कि आधुनिकता का अर्थ केवल वर्तमान से जुड़ना नहीं होता, बल्कि अतीत को भी, हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको भी नए सिरे से व्याख्यायित करना भी आधुनिकता का एक बोध है। यानी कि कहने का मतलब है कि साहित्य में आधुनिकता का आशय वैचारिक औचित्य और उपयोगी तत्वों को अंगीकार लगातार करते रहने से होता है। इस दृष्टि से वाल्मीकि से लेकर अज्ञेय एवं आज के जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन सभी के साहित्य में हमें शाश्वत मूल्य, जीवन आदर्श देखने को मिलते हैं। वे बताते हैं अपने साहित्य के माध्यम से कि हमें एक मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। वे सब भी हम आधुनिकता की श्रेणी में रखते हैं। बच्चों, कबीर भी आधुनिक हैं। हम ऐसा नहीं मान सकते कि कबीरदास और मीराबाई और सूरदास की जो पंक्तियां हैं वे भक्ति काल की हैं, इसलिए आज आधुनिक काल में इनको हम सम्मान न दें, बल्कि वे हमें नई जीवन दृष्टि देते हैं। तो वे भी एक प्रकार से आधुनिक भावबोध के कवि हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्राचीन होना निरर्थक होना नहीं होता है, बल्कि लगातार नई जीवन दृष्टि देना ही आधुनिक है। तो कबीर भी आधुनिक है, उनकी वाणी भी आधुनिक है। मीरा, सूरदास, आप विद्यापति, आप रहीम, रसखान, जितने भी कवि हैं उन सबको भी आधुनिक दृष्टि से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। नए नए सिरे से आप पढ़ सकते हैं। पाश्चात्य विद्वान हैं लिविंगस्टोन, उन्होंने भी कहा है मॉडर्निटी डज नॉट कंसिस्ट द एज। कितनी प्यारी बात कही उन्होंने। मॉडर्निटी डज नॉट कंसिस्ट द एज बट इट डिपेंड्स अपॉन
द थॉट्स, यानी कि जो आधुनिकता है वो समय पर निर्भर नहीं है, वह किस पर निर्भर है, वह विचारों पर निर्भर है। तो बच्चों, आधुनिकता का अर्थ बेहद व्यापक है और उसका जो सोचने का जो नज़रिया है वो बहुत विकसित है। तो आधुनिक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसको व्यापक अर्थों में हमें ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार व्यापक अर्थ में मैं संक्षेप में आपको बता दूं, व्यापक अर्थ में आधुनिकता से आशय समग्र जीवन मूल्यों से है, जो आज के लिए उपयोगी हो, सार्थक हो, विकासशील हो और तर्कसंगत हो। आज के आणविक युग में तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, नव पूंजीवाद तथा भौतिकता के दौर में उत्पन्न समस्याओं व जटिलताओं से साक्षात्कार उनका निवारण करने वाला हो और मानव मात्र की प्रगति की ओर अग्रसर करते हुए मानवता की रक्षा करने वाला हो, वही साहित्य आधुनिक साहित्य की श्रेणी में माना जाएगा। यथार्थ का अवबोध भी हो जिसमें, और पीड़ा से उत्पन्न पीड़ा को, दुख को प्रकट करने की क्षमता भी हो, वही आधुनिक काल माना जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ हमारा आधुनिक काल, द्विवेदी युग आगे बढ़ता हुआ पद्य साहित्य में और गद्य साहित्य में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और हमारे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं हुई हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में अब हम आगे अगला विषय भी इसी से जुड़ता हुआ पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।